नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का आकलन उनके काम से किया जाना चाहिए, न कि विपक्ष के बयानों से। पीएम मोदी ने ये बात एक मुस्लिम डेलीगेशन से मुलाकात के दौरान कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो आधी रात को भी मदद करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी का कहना था कि रोजगार और विकास ही सभी समस्याओं का हल है। इससे पहले भी मोदी अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वास बहाल करने की दिशा में कई बयान दे चुके हैं, लेकिन सवाल अभी बरकरार हैं। मोदी सरकार का एक साल गुजर जाने के बाद अल्पसंख्यकों और सरकार के बीच कितना भरोसा बन पाया है? क्या इस तरह की मुलाकातें आम मुस्लिम अवाम में विश्वास पैदा कर पाएंगी? क्या विकास का नारा और वादा असुरक्षा की चिंताओं को दूर कर पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जो 30 लोगों का डेलीगेशन गया है प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जो गया था, क्या वाकई वो उन लोगों की नुमाइंदगी करता है, आम जो अल्पसंख्यक हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करता है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं उमैर अहमद इलियासी साहब, जो कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन से हैं और इस पूरे डेलीगेशन को उन्होंने लीड किया था। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर हिलाल अहमद साहब हैं, जो कि CSDS से आते हैं, फेलो हैं CSDS में। डॉक्टर जफर महमूद मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद जफर महमूद, जो कि OSD रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के सचर कमेटी पे और फिलहाल ज़कात फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक मामलों में टिप्पणीकार जॉन दयाल साहब भी मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इलियासी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं कि आप ये डेलीगेशन लेके प्रधानमंत्री के पास गए, क्या कोई बुलावा आपके पास आया था? देखिए, ये एक बड़ा इस वक्त में एक बहस सी ये चल रही है कि हम उनके पास गए या उन्होंने हमें बुलाया। यहां बात जो हो रही है, जो बात इस वक्त की जो है कि हालात इस वक्त में देश के जिस तरह की बातें चल रही थी, उस हालात के लिए अगर हम प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक साल हो गया, एक साल सरकार को निकले हो गया, हमने उनके साथ ये वक्त मांगा और ये जिस तरह के हालात अभी हमें, जिस तरह की बल्लभगढ़ की बात चल रही थी, जिस तरह के यहाँ के हालात दिख रहे हैं, तो इस पर हमें लगा कि हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कहीं तो किसी से तो बात करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से 30 लोगों का हमने एक डेलीगेशन तैयार किया, जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग जमातों के लोग थे, अलग अलग इमाम्स थे, मुफ्तीस थे। इस तरह का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिला हमारे नेतृत्व में। हमने उनसे बुनियादी बात सवाल ये इसलिए उठ रहा है, ये बहुत अहम सवाल नहीं भी और अहम सवाल है भी, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं आउटरीच कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का जो आउटरीच है, यानी पहुंचने की कोशिश कर रही है वो मुस्लिम समुदाय तक या कहें अल्पसंख्यकों तक, क्योंकि पिछले एक साल में कहीं ना कहीं जिस तरह की बयानबाजियां हुई हैं उससे अविश्वास का एक माहौल पैदा हुआ है, या अविश्वास बढ़ा है, असुरक्षा की चिंताएं बढ़ी हैं, चर्चों पर अटैक हुए हैं, कहीं ना कहीं दंगे भी हुए हैं इसके अलावा। तो इस वजह से सवाल अहम हो जाता है कि किस तरफ से पहल हुई थी? देखिए, अभी जिस तरह की भी बात हो, पहल की बात यह है कि हमने उनसे वक्त मांगा, और चूंकि बल्लभगढ़ का ये वाकया जो हुआ सामने सानिया हुआ है, और इसमें जिस तरह का उनका एक बयान आया, उस बयान ने हमको इस बात का एहसास कराया कि प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास है। हमने उनसे वक्त मांगा और वक्त मांगने के बाद सारा डेलीगेशन उनके पास गया, उनके साथ मुस्लिम मसाइल पर खुल के बातचीत हुई है। मैं पहली बात आपको बता दूं, हमने उनसे कहा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जितनी मस्जिदें हैं उसके अंदर, मस्जिदों के अंदर बेहुरमती हो रही है, तो आप हमें मस्जिद में हमारे हवाले ना करें, मगर मस्जिद में नमाज की इजाजत दे दें। दूसरी बात हमने उनसे ये कही कि ये जिस तरह के बल्लभगढ़ के वाकया सामने हो रहा है, इसमें सख्त से सख्त आप उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस तरह की जो हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी भाईचारगी है, जो हजारों साल से बनी हुई है, वो खराब नहीं होनी चाहिए। यहां हमने भारत की बात करी, भारतीयता की बात करी, हमारी गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहनी चाहिए और उस पर लगाम लगे। जो लोग इस तरह की, जो भी कोई लोग हैं जिस तरह के हमारे मुल्क को कमजोर करने की दिशा पर है या हमारे आपसी भाईचारगी को कमजोर करने की दिशा की तरफ है, उनको भी हमने एक इनके प्रधानमंत्री के से इस पर सारी बातचीत हमने खुलकर करी। जी ठीक है। डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब, ये बताइए, पहली बात तो इनकी बात की प्रतिक्रिया की बिल्कुल अहम नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार है, जाहिर है एक बड़ा समुदाय है और खासकर एक ऐसा समुदाय जो देश में सबसे पिछड़ा है, फिलहाल उनको सरकार तक पहुंचना होगा या सरकार को उन तक पहुंचना होगा, इसमें हर्ज क्या है? इसमें यकीनन कोई हर्ज नहीं। प्राइम मिनिस्टर तो सबका होता है और जितने भी मुल्क के बाशिंदे हैं
वो किसी भी मजहब से ताल्लुक हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी भी तरफ से बुलावा है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी भी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कि जो बात अहम है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका एक अवतार तो वो था जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले था, वो भी सब लोग वाकिफ हैं, हम सब वाकिफ हैं, हम शोर इलियासी साहब भी वाकिफ हैं, और मैं तो खैर कुछ ज़्यादा वाकिफ हूँ इस वजह से कि वो, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम रखा था जून 2013 में, 2 साल पहले, जिसमें कि मुझे खासतौर से बुलाया था, तो वहाँ जाके मैंने प्रेजेंटेशन भी किया था। और ये सवाल इसलिए आपसे पूछना भी अहम हो जाता है क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले भी आप एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा थे जिसके बाद काफी आलोचना आपकी हुई कि आप क्यों उन तक पहुंच रहे हैं। काफी मुस्लिम कम्युनिटी ने, कुछ लोगों ने उसमें, वैसे तो मैंने बहुत लोगों को लिखा था, खासतौर से जर्नलिस्ट को, और बहुत लोगों ने कहा था कि जाना चाहिए, और मेरी खुद की भी वो थी कि हाँ जा करके बात तो साफ कहनी चाहिए, अगर बात ही अपनी बात नहीं कहोगे तो कैसे काम चलेगा। तो जाकर के मैंने मुस्लिम मसाइल, जो रियल मुस्लिम मसाइल हैं, वो उनके सामने रखे। मसलन ये कि सच्चर कमेटी अपॉइंट हुई, सच्चर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस किए, उसमें से जो पिछली सरकार थी उसने बहुत मामूली से हल्के फुल्के 2-4 इधर उधर करके प्लस वक्फ एक्ट को चेंज कर दिया। लेकिन ये कि जो बड़े बड़े ऐसे चेंजेस होने थे जो कि सच्चर कमेटी ने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किए थे, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। तो वो सारा प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्म के सामने पेश किया, उन्होंने सब 30 मिनट तक बैठ करके सुना और देखा। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि शायद ये अनप्रेसिडेंटेड चीज है कि जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो वो मुस्लिम कम्युनिटी के मसाइल को गौर से बैठ करके इलेक्शन से पहले ही सुने। अब उस पर अमल हुआ या नहीं, कितना हुआ, हालांकि 2 पॉइंट्स तो उन्होंने मान भी लिए, उसका उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया। मतलब मैंने कहा था कि भाई बीजेपी जो है उसके जो फिलॉसफी डिस्क्राइब की गई बीजेपी की वेबसाइट के ऊपर, उसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा हुआ है, तो वो 3 आर्टिकल उन्होंने 3 महीने के अंदर ही हटा दिए और उसकी जगह एक अच्छा आर्टिकल डाल दिया था मजमून। उसी तरह से स्किल डेवलपमेंट की बात भी थी, खासतौर से मुसलमानों के ताल्लुक से, तो वो खैर उसमें तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है, हम सब लोग वाकिफ हैं। तो लेकिन ये कि अभी फिर मैंने उनको एक खत भी लिखा रिसेंटली, उसमें प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कहा साहब आपने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, 2 कर दिए, उसके अलावा आपके बयानात पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट के बाहर आए, मुसलमानों के हक में आए, तो लेकिन ये कि अभी 16-17 पॉइंट और रह गए हैं जो कि जिससे कि वाकई मुसलमानों की कुछ हालत बेहतर हो जाएगी, माइनॉरिटीज की इन जनरल हालत बेहतर हो जाएगी। मसलन ये कि पार्लियामेंट में और असेंबलीज में हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का बहुत कम है। चलिए मैं मुद्दों पे आती हूँ कि क्या क्या बात होनी चाहिए। अहमद साहब, 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे सामने हैं फिलहाल कि देश का एक बड़ा समुदाय जो अल्पसंख्यक है धार्मिक तौर पर और जिसको विकास की अपनी जरूरतें उसकी हैं, लेकिन जिस तरह से आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद से हालात बने हैं पिछले 60-70 सालों में, 2 तरह के बड़े इश्यूज हैं। एक तो हैं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, दूसरे हैं विकास से जुड़े मुद्दे, और दोनों मुद्दे पिछले 1 साल में लगातार हमारे सामने आते रहे हैं, जिसमें बहुत सालों बाद सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर आगे आ गया है। देखिए, पिछले 15 सालों में, ये आप बिल्कुल सही आपका सवाल है कि पिछले 15 सालों में विमर्श राजनीति का और नीति का चेंज हुआ है। पहले ये था कि मुस्लिम सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल होता था कि मुसलमानों को दंगों से बचाओ, लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 ने सच्चर कमीशन के बाद में मुस्लिम पिछड़ेपन को मुख्य मुद्दा बना दिया। उस मुख्य मुद्दा बनने के बाद से पिछले 1 साल में क्या हुआ है, और ये सिर्फ मुसलमानों से या अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये एक मैं वाइडर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं कि नीतिगत अस्पष्टता है सरकार की और राजनीतिक चुप्पी है। तो उससे हुआ यह है कि जो विमर्श पैदा हो रहा है, जो बातचीत राजनीतिक धरातल पर पैदा हो रही है, वो अस्पष्ट होती चली जा रही है लगातार। अब जैसे आपने कहा कि विकास का जो सवाल है, तो मैं बार बार इस बात को रिट्रेट करता हूं कि हिंदुस्तान में कोई एक मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज हैं और उन कम्युनिटीज के अपने अपने विकास और सुरक्षा के मुद्दे अलग अलग हैं। अनफॉर्चुनेटली हम नॉर्थ इंडिया में बैठकर और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को देखकर यह अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि दरअसल यही मुस्लिम मुद्दे हैं। जब तक इसका विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तो इस संदर्भ में सरकार की क्या नीति है हमें नहीं मालूम। सुरक्षा की बात, बयानों को देने तक की बात में क्या ये बयान वाकई ही इंप्लीमेंट हो पाएंगे हमें नहीं मालूम। नीति आयोग बना है, नीति आयोग यूना आयोग से कैसे अलग है हमें नहीं मालूम। तो जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक हम डेमोक्रेसी की ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। सवाल यह है कि यह पहल किसने की, यह भी रेलिवेंट सवाल है, बल्कि ज्यादा बड़ा सवाल यह होना चाहिए कि इसमें जो मुद्दे ये साहब उठा रहे हैं
वो मुद्दे क्या वाकई मुसलमानों के मुद्दे हैं? हाँ। अगर मुझे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मस्जिद में नमाज, और ये खत इनको शायद पता नहीं है, इनको पता ही नहीं है ये बात कि बहुत सारी मस्जिदों में, मेरी पूरी किताब है इस विषय पर, बहुत सारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई है। ये केस टू केस बेसिस हुआ है। तो क्या ये मुसलमानों का मुद्दा है? जी नहीं, ये इस वक्त मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। दिल्ली के अलावा कितने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं पूरे मुल्क में, हमें नहीं मालूम। तो सवाल यह है कि नमाज पढ़ना, और जितने लोग जो नुमाइंदगी कर रहे थे, तो क्या हम ये माने कि मुसलमानों को हमेशा मजहबी नुमाइंदगी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपने धार्मिक पूरे अटायर में वहां बैठे तो सवाल यह है कि जो एक मॉडर्न मुसलमान है, ठीक है, जिसकी जरूरतें दूसरी हैं, और वो पूरा डाइवर्सिफाइड मुसलमान है, मुस्लिम औरतों की जरूरतें क्या हैं, उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा? और उसकी नुमाइंदगी, इस विकेंद्रीकृत मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी का सवाल जब भारत के प्रधानमंत्री के पास जाकर पेश किया जाएगा, तो उनका रिएक्शन केवल बयानों का होगा। इस बात से मुझे खास तौर पर खेद है, आपत्ति है आपको। हिलाल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है, मैं आप तक भी पहुंचाना चाहती हूँ ये बात जॉन दयाल साहब कि मैं अभी एक ग्रुप देख रही थी जो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का एक ग्रुप है, जो काम करती हैं, पढ़ती लिखती हैं, 20 से लेकर 50 साल की उम्र की औरतें हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस मुलाकात पर जो डेलीगेशन हुआ उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की, और उसमें उनका ये मानना था कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि विकास और नौकरियां जो हैं वो हर समस्या का हल है। पहली बात तो क्या इस स्टेटमेंट को कबूल किया जाए कि एक अल्पसंख्यक समुदाय जिसके लिए सुरक्षा भी बड़ी चिंता है, क्या विकास और नौकरियों से असुरक्षा की जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी? दूसरी बात, उन्होंने सवाल ये भी उठाया था कि कितने लोग ऐसे हैं जो स्किल्ड हैं, जिनको नौकरियां दे पाएंगी, जो विकास के उस पूरे दायरे में शामिल भी हो पाएंगी? औरतों के हिसाब से देखें, कौन मर्द कह सकता है कि वो औरतों के हिसाब से कुछ देख पाएगा? पहले तो ये जरूरत होगी। मगर शुक्रिया, आपने मेरे को यहाँ बुलाया और मेरे से कुछ पूछा। हम भी अल्पसंख्यकों में हैं मैडम, तो इस बात का ध्यान रखा जाए, और प्रधानमंत्री से भी गुजारिश है कि इस बात का ध्यान रखा जाए। सब चीजें नौकरियों से नहीं हो सकती हैं, और अच्छा भी है, क्योंकि सबों को नौकरियां मिल नहीं पाएंगी। ना हिंदुओं को सारा को मिल पाएंगी, ना मुसलमानों को, और ना ईसाइयों को, और ना ही यहूदियों को, और बाकी सरदारों को, और जो भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। उतनी नौकरियों को 5 साल में क्या 50 साल में भी बनाने की किसी सरकार की हिम्मत नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस पेस पे चलना चाहिए था, जो इलेक्शन से पहले लोग सोच रहे थे, वो हो नहीं रहा है। बहुत उसमें अभी मानसून कम पड़ेगा, 12 से लेकर 18% कम पड़ेगा। क्या होगा? डेवलपमेंट को किस तरीके से अल्पसंख्यकों के डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाए और बाकी हिंदुस्तानियों की तरफ से जोड़ा जाए, एक बहुत अलग मुद्दा है। मगर मैं प्रधानमंत्री जी की जो सेंटेंसेस हैं, मैं उनको जुमला नहीं कहता, जो अश्योरेंसेस हैं वो स्लोगन्स मात्र रह जाते हैं। जैसे हिलाल साहब ने कहा, वो कुछ एक चीज पकड़ लेते हैं, उस पर कहते मैं कर दूंगा, मगर इसलिए वो कहते हैं आप हल्ला मचा रहे हो। फला चर्च के ऊपर सरदार थे, फला चर्च के ऊपर मुसलमान थे, फला चर्च के ऊपर शराबी थे, फला चर्च के ऊपर शॉर्ट सर्किट हो गया। मगर जब हम उनको कहते हैं कि आप बताइए, ये तो हो गया, चलिए कोई नहीं, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, ये योगा का अंडे का गांव-गांव में पास हो रहा है कि यहाँ पे ईसाई नहीं आएंगे, उसका बताइए क्या करेंगे आप कह देते हैं कि सबों को शांति है, उसके कुछ मिनट बाद ही कटियार साहब कुछ बोल देते हैं। आपने अभी तक किसी मंत्री को कैबिनेट से हटाया है क्या? किसी एमपी को चार्जशीट किया, एक नोटिस दे दिया कुछ, उसके बाद क्या हुआ उस नोटिस का अभी तक हमको पता नहीं है। इससे बात साफ है कि आपकी बात को जब आपके पार्टी वाले यकीन नहीं करते हैं, मानते ही नहीं है, उसके ऊपर करते नहीं है, तो अल्पसंख्यक उस बात को कैसे माने, चाहे वो बात अच्छी हो या सिर्फ जुमला हो। जी हाँ, इलियास साहब, यहाँ सवाल कई उठ रहे हैं। हिलाल साहब जो कि पढ़े लिखे आदमी हैं और रिसर्च करते हैं, वो उनका राजनीति से बहुत लेना देना नहीं है, राजनीति से लेना देना नहीं, उनका काम ही रिसर्च करना है। वो ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे आपने उठाए हैं दरअसल वो असली मुद्दे नहीं है। क्या कहना है आपका इस बात पर? और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो जॉन दयाल साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर, कि किस तरह से जब बातें कही जाती हैं और जो स्टेटमेंट होते हैं उन पर अमल नहीं होता, तो वो नारेबाजी जैसे लगते हैं। क्योंकि जिस तरह की बातें पिछले 1 साल में हमने देखी हैं, अलग अलग जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके विरोध में कही गई हैं, खासकर उन लोगों के जरिए जिनमें से कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं बीजेपी और फिलहाल जो मौजूदा सरकार है उसका सपोर्ट बेस भी है, वो तो क्यों नहीं उस पर अमल हो पा रहा है? देखिए, मैं हिलाल साहब हूं या दयाल साहब हूं, मैं किसी की बात को पहली बात तो काटना नहीं चाहता। ठीक है, उनकी अपनी एक बात है, उन्होंने जो रखी है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं आपको वाज़ेह तौर पर यह बताना चाहता हूं कि वहां पर जिस तरह की नुमाइंदगी
जो इमामों की हुई है, जिस तरह से लॉयर्स वहां मौजूद थे, उस टीम के अंदर प्रोफेसर्स मौजूद थे, उस टीम्स के अंदर हर तरह का तबका उसमें मौजूद था। तो इस तरह की पहली बात तो कमजोर बात नहीं करनी चाहिए बगैर तस्दीक के। वो कोई बात नहीं, चलो कह दी उन्होंने, मगर मैं आपको बताऊं 1 घंटे की मीटिंग हमारी जो उनके साथ लगातार हुई है, उस पर सारे मुस्लिम मसाइल पर ही चर्चा हुई है। जिस तरह के हालात मुल्क के अंदर इस वक्त चल रहे हैं उन्हीं पर गुफ्तगू हुई है। हमने उनको बुनियादी बात वक्फ मामलात पर बात करी है कि वक्फ की जायदादें इस वक्त खुर्द-बुर्द हो रही हैं, उस पर मामलात हुई है। कब्रिस्तानों की जगह बिल्कुल सिमट गई है, कब्रिस्तान है ना के बराबर हो गए, उन सब मसाइल पे बात करी है। दंगे जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, किसी पर भी हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर, हमने सबकी बात रखी है। वहां पर हम वहां प्रधानमंत्री से मिलने गए, प्रधानमंत्री उसके साथ हमने अगर सारे बातों पर अगर हमने उनके साथ अपनी बात रखी है तो इसमें कौन सी बुराई की बात है। यासिर साहब, आपसे जॉन दयाल साहब भी एक सवाल पूछना चाहते हैं, हिलाल साहब भी। जॉन दयाल साहब, नहीं, मैं इनसे सवाल नहीं जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं असल में मिस्टर मोदी से ही सवाल पूछना मांगता हूं। बल्लभगढ़ में कितने लोग पकड़े गए, अभी भी लोग पुलिस स्टेशन में क्यों रह रहे हैं? क्यों आप ही की पार्टी के लोग वहां पे जाके दूसरे ग्रुप को कह रहे हैं आप डटे रहिए, हम आपके साथ हैं? क्या हो रहा है ये? एक आदमी को तो सजा दीजिए, कानून को बताइए कि कानून में कुछ ताकत है, पुलिस के हाथ है, सरकार कुछ करना मांगती है। कब्रिस्तान तो जब काम में आएगा जब हम मर जाएंगे, जिंदाओं के लिए तो कुछ काम कीजिए। हिलाल साहब, नहीं, मैं जैसे अब ये कि वक्फ के ऊपर, वक्फ एक ऐसी चीज है कि आप फेंक दीजिए हर कोई बोलने को तैयार हो जाएगा। सवाल ये है कि वक्फ, आज वक्फ की क्या अहमियत है, SEZ का ताल्लुक वक्फ के साथ क्या है? क्या कोई सवाल पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर से? ये सवाल तो मनमोहन सिंह से भी पूछना चाहिए था कि जब SEZ में लैंड एक्विजिशन होगा तो उसमें जो वक्फ जायदादें आएंगी उनका स्टेटस क्या होगा? ये साहब बात कर रहे हैं उसकी मॉन्यूमेंट्स की, तो क्या मॉन्यूमेंट्स वक्फ होते हैं? वक्फ लॉ और मॉन्यूमेंट लॉ के अंदर जो है सचर कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन पर इन्होंने बात की है। तो सवाल यह है कि जब तक आप संकुचित दायरे से चीजों को देखते रहेंगे तो वो सूट करता है हर एक एसेंशियलिज्म को। हिंदू एसेंशियलिज्म को भी सूट करता है कि दाढ़ी टोपी वाला पहुंच जाए, और मुस्लिम एसेंशियलिज्म को भी सूट करता है कि हमको और आप कहो कि तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। सवाल यह है कि बड़े सवाल क्या है? आज मुसलमानों की जरूरतें वही हैं जो एक गरीब आदमी की जरूरतें हैं, क्योंकि ज्यादातर मुसलमान गरीब हैं, ज्यादातर अल्पसंख्यक गरीब हैं। तो यही बात सच्चर कमीशन रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी में कही गई थी। तो अगर उस विषय पर कोई बात होती है तो बात समझ में आती है, और अगर उन विषयों पर बात नहीं होती तो ये 1960 का विमर्श है जो है। लोग प्रधानमंत्री से मिला करते थे कि हाँ हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे, सुरक्षाएं होती नहीं थी, दंगे लगातार होते थे, और एक बार फिर बयान दिया जाता था, इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक ये चला आ रहा है कि एक बार फिर बयान दिया जाता था कि हम मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। यार, मुसलमानों को सुरक्षा से ज्यादा विकास की जरूरत है, क्योंकि वो यहाँ के पूरी तरह से नागरिक हैं। जफर महमूद साहब, एक इस पर भी विवाद है, या कहा जाए इस पर एक बहस है कि जो विकास है खासकर अल्पसंख्यकों का, चाहे हम ईसाइयों का जिक्र करें या हम मुसलमानों का हम जिक्र करें, कि किस तरह से जो विकास के कार्यक्रम है सरकार के, जो सबका विकास, सबका साथ में सारे जो विकास के कार्यक्रम है उसका बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या खास एक ग्रुप को खास तरह की कमजोरी, खास तरह के पिछड़ेपन को आइडेंटिफाई करके और उस पर अमल होना चाहिए? किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि यूपीए की पूरी नीति एक तरह से अलग रही, वो पहल अलग रही कि एक हम सेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, जिले बनाएंगे अलग अलग पिछड़े और उसके हिसाब से कार्यक्रम करेंगे, लेकिन मोदी सरकार की वो प्राथमिकता नहीं लगती। देखिए साहब, मोदी साहब को भी ये बात आई एम श्योर समझ में आई होगी, उन्होंने अपने लोगों से उसको स्टडी करवाया होगा कि जैसे कि अभी हिलाल साहब कह रहे थे कि सच्चर कमेटी बैठी 2 साल तक पूरा सब छान के देखा, पूरे मुल्क का दौरा किया और सारे मुसलमानों से मिले और रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद फिर कुछ रिकमेंडेशन थी इसमें। तो उसकी उन रिकमेंडेशन को अगर और किया जाए तो उससे एक बात सबसे पहले जो निकलती है वो ये कि मुसलमानों का बजाय इसके, या क्रिश्चियंस, तमाम माइनॉरिटीज के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको बजाय इसके कि हम 1 और 2 और 3 करके हम हल करने की कोशिश करें, ये देखा जाए कि इंस्टीट्यूशनल इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन की तरफ जब हम जाते हैं तो जैसा मैं पहले आपको अर्ज कर रहा था वो ये है कि देखिए लोकसभा में 542 सीटें हैं, उसमें सिर्फ मुसलमान अगर आप ले लें तो 14% है, तो 14% के हिसाब से 75-77 मुसलमान होने चाहिए लोकसभा में। आजादी के बाद से लेके आज तक 25 से कम रहे हैं एवरेज
कभी तो बढ़ के 44 गए हैं, कभी घट के 18 हुए, लेकिन एवरेज 25 से कम है। सबसे कम है इस बार, सबसे कम में से एक बार। तो नहीं, पूरा 52 से लेके आज तक यही पोजीशन है। तो उस सचल कमेटी ने उसके ऊपर गौर किया कि क्यों है। फैक्टर से बहुत से हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि साहब आप शेड्यूल कास्ट को, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के डेफिनेशन में से जॉन दयाल साहब को और मुझे निकाल दिया गया, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये कि जो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व की जानी है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों हो जहां मुसलमान बड़ी तादाद में हैं और शेड्यूल कास्ट है ही नहीं, बहुत कम है। ये सच्चर कमेटी ने पॉइंट आउट किया 5 जगह अपनी रिपोर्ट में, 5 जगह, और उसके ऊपर जो कवरिंग नोट। तो आपको क्या लगता है कि क्या बहस उस तरह की हो रही है जो यूपीए सरकार के दौरान खासकर उनकी यूपीए सरकार, देखिए ऐसा है कि इस गवर्नमेंट ने भी बहुत से काम ऐसे किए हैं जो यूपी गवर्नमेंट नहीं की। हर गवर्नमेंट ऐसे बहुत से काम करती है जो पुरानी गवर्नमेंट नहीं करती। तो ये क्या है, आपको क्या डायरेक्शन नजर आता है? ये नहीं, इसमें ये होना चाहिए कि साहब अगर एक कोई काम करना है जो कि सदियों तक कम से कम जो इनजस्टिस होता रहा है माइनॉरिटीज के साथ, वो इनजस्टिस रिमूव हो जाए और उनको उनका हक मिलना शुरू हो जाए। तो पार्टी के तौर पे टिकट भी नहीं देती है। नहीं वो नहीं कह रहा मैं, आप बात तो सुनिए, मुझे आप पूरी बात कहने तो दें। सेक्टर कमेटी ने रिकमेंडेशन ये किया कि डीलिमिटेशन कमीशन को ये बात सौंपी जाए क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ, टाइम बाउंड दे करके, कि साहब ऐसा जहां जहां प्रॉब्लम है कि साहब मुसलमान, सिख बड़ी उसमें, क्रिश्चियन बड़ी तादाद में हैं और शेड्यूल कास्ट है ही नहीं। मसला नहीं है कि यूपी पे 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान नगीना में है 53%। वो रिजर्व समय मेरे पास कम से 1.5 मिनट बचा है। हिराला साहब ये बताइए कि क्यों जिस बात पर गौर होना चाहिए, विकास के कार्यक्रम और सुरक्षा की चिंताएं, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि इस पर ज्यादा हेडलाइंस बनती हैं कि रोजा इफ्तार प्राइम मिनिस्टर ने कराया या नहीं कराया, या अजमेर शरीफ पर जो है चादर चढ़ाई या नहीं चढ़ाई। आपको लगता है कि डिस्कोर्स ही गलत है? नहीं, डिस्कोर्स इसलिए गलत है क्योंकि बीजेपी अभी तक पिछले 1 साल में नरेंद्र मोदी बीजेपी के साथ में ज्यादा दिखाई दिए हैं, सरकार के साथ में कम नजर आए हैं। तो जब तक वो क्योंकि बीजेपी की मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए जो उनकी जो नीति है वो बहुत अस्पष्ट है। वो अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि सरकार के तौर पर, मैं सिर्फ 2 उदाहरण बहुत छोटे छोटे आपको देना चाहूंगा। वो कहते हैं सब, जैसे आपने अभी पूछा भी था, कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सब हमारे लिए बराबर हैं। ये स्टेटमेंट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अल्पसंख्यक जो है वो बराबर नहीं है, उनके कुछ विशेषाधिकार हैं जो कि उनको मिलने चाहिए। दूसरी तरफ जब आप माइनॉरिटी मंत्रालय, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उसको बराबर जारी रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि अल्पसंख्यक की जरूरतें अलग है। तो इन दोनों के बीच में जिस तरह बीजेपी अपने आप को मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए स्पष्ट नहीं कर पा रही है, ये सरकार भी नहीं कर पा रही है। तो जब तक वो अपनी प्राथमिकताओं को, गवर्नेंस की प्राथमिकताएं नहीं बनाएंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है विमर्श बदले। जॉन दयाल साहब, क्या वाकई क्रिश्चियन बड़ी मीटिंग में शामिल होकर ये कह देना कि सब हमारे लिए बराबर हैं, या उर्दू में पर्चे छपवा कर 1 साल के मौके पर अलग अलग जगहों पर बंटवाना, क्या ये भी सिंबोलिज्म जरूरी मानते हैं आप? नहीं, सिंबोलिज्म ही सही, लेकिन क्या जरूरी है? नहीं, जरूरी ये है, हमको कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े, सरकार अपने आप देखे। सरकार की आंखें नहीं है क्या? और जैसे इन्होंने कहा, ऐसा कोई ईसाई या कोई मुसलमान है जो पूरे समुदाय के बारे में जानता हो या बोल सकता हो, अपने सब सेक्शन से ही बोल पाएगा। सरकार खुद जानती है। हमारी तो हमारी डिमांड रही है, सोनिया गांधी से डिमांड रही है, मनमोहन सिंह से, कि हमारे लिए भी एक सच्चा कमीशन कहिए ताकि हमारे पास कोई डेटाबेस आए, मगर उसको छोड़िए। अभी भी मेरा ख्याल है मोदी साहब भी जो सरकारें करती हैं, अपने आप को अपीजमेंट और वोट बैंक की राजनीति से उभर नहीं पाए हैं। वो किसी और की अपीजमेंट कर रहे हैं, उनका वोट बैंक फोकस कहीं और है, उससे वो उभर नहीं पाए। सबका विकास, सबका साथ के पहले सबको एक नजर से देखना है, और उसके बाद जो कमजोर बच्चा है उसको थोड़ी और मदद करनी है। महिलाओं की मदद करनी है, दलित की मदद करनी है, ट्राइबल की मदद करनी है, मुसलमान की मदद करनी है, ईसाई की मदद करनी है। आपको बंबई के, अहमदाबाद के और दिल्ली के अमीर के अलावा भी हिंदुस्तान में बात करनी है। आखिरी सवाल इलियासी साहब, ये बताइए कि अब इस मीटिंग के बाद आगे क्या होगा? इस मामले को किस तरह से आप आगे लेके जाएंगे? वो अलग बात है कि इस पे अलग अलग मसला हो सकता है कि कौन से सही मुद्दे हैं अल्पसंख्यकों के, या कौन से आगे बढ़ाए जाए, लेकिन अब इस मीटिंग के बाद क्या, ये पूरा जो एक सांकेतिक चीज ही सही, लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा? देखिए, इस पर हमने उनके साथ अभी ये इस तरह की एक शुरुआत है,
और शुरुआत में जिस तरह से एक दूसरे के नजदीक आए हैं, उन्होंने अपनी बात को खुलकर बात करी है हमारे साथ, और उन्होंने कहा है कि आपके कुछ जो भी मसाइल हैं, जो भी बात है, मेरे साथ बैठिए और मुझसे बात करिए। तो एक मौका मिला है, आप उस मौके को समझने की कोशिश ये करिए कि एक जो पहले रास्ता बंद था, अब कम से कम एक रास्ता खुला है। इलियासी साहब, सरकार के पास तो पूरी मशीनरी है ये जानने के लिए कि कितने बड़े सेक्शन में क्या-क्या मुद्दे हैं। मसाइल रहते हैं, क्या इसके लिए एक डेलीगेशन का ही जाना जरूरी है? जी मैं कह रही हूं कि सरकार के पास तो पूरी एक मशीनरी है ये जानने के लिए, पूरी ब्यूरोक्रेटिक ताकत है। हम वहां पर जो गए थे, अपनी बात को रखने के लिए गए थे। हमने अपनी बात वहां रखी है कि हमारे जो मसाइल हैं, उन सारे अभी नौजवान जो जेलों के अंदर बंद हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उस पर पूरी चर्चा हुई है। हम अब सारी चीजें इस तरह से रखे, जो डिस्कशन हुआ है मुस्लिम मसाइल पर, कोई खाली देखिए अखबारों में नहीं आना एक अलग बात होती है, मगर हमने जो बात रखी है आप उसको समझने की कोशिश है। उन्होंने क्या बोला, ये जो लड़के पकड़े गए हैं उसके ऊपर मोदी साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं इसको बाकायदा खुद देखूंगा और जो भी इस पर होगा मैं इस पर पूरी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने पूरा एश्योरेंस दिया है। चलिए देखते हैं कि जितने आश्वासन दिए गए उनमें से कितने काम आते हैं, कितने अमल में लाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इलियासी साहब, मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जॉन दयाल साहब, हिलाल अहमद साहब और डॉक्टर जफर महमूद, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरह से इलियासी साहब कह रहे हैं कि शुरुआत हुई है, हालांकि सरकार अपने दूसरे साल में भी दाखिल हो चुकी है, उम्मीद की जा सकती है कि जो आश्वासन है कम से कम उन पर अमल किया जाएगा, और जो नए मुद्दे हैं, अलग अलग जो वेरिड सेक्शन है अल्पसंख्यकों का, उनसे भी उनके मुद्दे पूछे जाएंगे और बात आगे बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।